बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं इमरान हसन ही हूँ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। एक अच्छा सा दिन आपका मुंतज़िर है। अगर आप पॉजिटिव नोट के ऊपर मस्बत दिमाग के साथ, यानी ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज के दिन की शुरू करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो बातें जो आपको लगता है कि मुश्किल होनी, वो आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड उन पर इम्पैक्ट डालता है और वो चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं। अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। पाकिस्तान का दिन और पाकिस्तान की रातें कुछ अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल का जहाँ हम शिकार हैं, कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती। वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से थोड़ा सा कुछ हल्के फुल्के ताज़ा हवा के झोंके आते रहते हैं। कल ऐसा ही कुछ हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और कल का मैच बहुत थ्रिलिंग एज यूजुअल एक्साइटिंग रहा। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहीं और फिर पाकिस्तानी टीम ने बिलाखिर उम्मीदों में पूरा उतरते हुए 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली है। सीरीज में अभी 2 मैचेस बाकी हैं जी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले हैं। 146 रन का ताकुब करना था, जिस पर इंग्लिश बैटर्स जो हैं 7 विकेट्स के नुकसान पर 139 रन स्कोर कर सके और बिल आखिर पाकिस्तान ने कल का जो एक्साइटिंग मैच है, जो आखिरी ओवर तक चला, वो जीत गया। आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक चला, वो पाकिस्तान ने जीती है। भाई ज़बरदस्त बॉलिंग कल पाकिस्तानी बॉलर्स की। हमें ऐसा लगा, ज़ाती तौर पे मैं अपनी राय दूं तो मैंने कहा जी पाकिस्तान नहीं जीतेगा। 150 रन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन फिर विकेट कुछ ऐसी थी, फिर कुछ जो आउटडोर था वो इतना स्लो था, जो आउटफील्ड था इतना स्लो था बारिश की वजह से। और कल जो ग्राउंड का स्टाफ था उसने बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड को वैसे खुश किया, चूँकि उससे पहले बड़ा पानी मौजूद था ग्राउंड के अंदर। खैर उसके बाद जी हमने देखा, इस सारी सूरत हाल के बावजूद, वैसे इंग्लैंड ने टॉस जीता था, पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी थी, फैसला उनका ठीक था, लेकिन रिजवान की ज़बरदस्त पहली इनिंग्स रही। वंस अगेन ही स्कोर्ड अराउंड आई थिंक 63 रन उन्होंने स्कोर किए। ज़बरदस्त खेले। 2 के बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेले, लेकिन जब मैच के बाद उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमने एक अच्छा टोटल पुट किया था एंड आई वाज हैप्पी। और रिजवान जख्मी भी हो गए खेलते, उनको बॉल भी लगा। लेकिन उसके साथ साथ ही डेब्यू भी हुआ आमिर जमाल का, जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एग्जैक्टली, उन्होंने जी पहले ही मैच के अंदर वो कह लेना स्पॉटलाइट कैप्चर की अपनी परफॉर्मेंस से। उनका डेब्यू था, वो अच्छा रहा। और मिडिल ऑर्डर पे आज यूजुअल हम बात करेंगे, वो एक बार फिर नाकाम हुआ। आप सिर्फ रिजवान और बाबर पे जो कह ले आसरा करके बैठे रहे। उसके बाद जी हैदर अली ने 4 विकेट ली, इफ्तिखार अहमद 15, सॉरी हैदर अली 4 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद 15 रन बनाए, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हो गए। तो ये ओवरऑल कल हमारे लोगों की, ये जो हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर है उसकी कारकर्दगी रही। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह हमने जब मोहम्मद रिजवान की बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो ओवरऑल मैच वाज गुड एंड इट वाज थ्रिलिंग, इट वाज एक्साइटिंग। और क्राउड बड़ा जी जैम पैक क्राउड था, बहुत ज़बरदस्त फुल फ्लेज क्राउड मौजूद था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि मैच के वक्त भी रास्ते बंद होते हैं और मैच के बाद भी रास्ते बंद होते हैं। मतलब हमारी जो कल आपको ट्रैफिक मिला है? ट्रैफिक तो खैर ऐसे नहीं मिला रात को, लेकिन अभी भी कज़ाफ़ी के आसपास पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और उससे हम जैसे लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। उन मुश्किलात का भी कोई हल होना चाहिए। आसपास दफातर के लोग, दफातर हैं या घर हैं जो लोग रहते हैं, उनकी मुश्किलात का भी कुछ हल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं और वो कहेंगे जी आपको आप नहीं जाना आगे तो नहीं जाना। आई मीन इट मेक्स नो सेंस। मैच हो रहा हो तो फिर समझ में आती है, मैच के अलावा ये बात समझ में नहीं आती है। तो जो इंतजाम कर रहे हैं, जो मुंतज़मीन है पुलिस के, लाहौर पुलिस के, उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि शहरियों को तो तंग ना करें। आप मैच जरूर कराएं सिक्योरिटी की मद में। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो सुबह सुबह हुई है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है नॉर्मली सुबह जब आप अपने ऑफिस की जानिब जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की ऑब्वियसली ये उनकी भी ड्यूटी। असर खान एकेडमी के अंदर यहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब इसके चीफ गेस्ट हैं और आप ये देख रहे हैं 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब है जो कि रसालपुर में जारी है। इसका बराह रास्त अहवाल आपको दिखाते हैं।
असगर खान एकेडमी रिसालपुर में पाक फ़िज़ाइया की 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी हैं। इस तकरीब का अहवाल जारी है और हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आने वाले बुलेटिन में इन डिटेल्स भी आपको आगाह करेंगे। लेट्स गेट बैक टू वर्स शो और बड़ी खबर की जाने जा रहा है। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं आज की बड़ी बड़ी खबर में बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की। तो उनकी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। अब तक कई इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। वबाई अमराज के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं, तेज़ी से फैल रहे हैं। मुतासरा इलाकों में 65,000 से ज़ायद अफराद जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, जबकि तकरीबन मुतासरीन के जाबाक होने की भी इतलात आ रही है बहुत सारे। और जबकि मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है और सबसे पहले वक्त से पहले मौसम सर्द होने लगा है। मुतासरीन के सर पर छत नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं हैं। सर्द होते मौसम में मुतासरीन को इमदाद की अशद ज़रूरत है। जबकि हम क्लाइमेट चेंज की बार बार बात करें, इसके गर्मी का मौसम कबल अज़ वक्त अप्रैल में शुरू हो गया था, इसी तरह सर्दी का मौसम भी वक्त से पहले शुरू हो गया है। शुमारी इलाका जात में बात की जाए तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस मौसम में मुतासरीन को इमदाद की ऑब्वियसली अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार किया है कि सूबे भर में 1.5 करोड़ मुतासरीन में से सिर्फ 3,26,000 को खैमे मिले हैं। बाकी लोगों के पास खैमे भी मौजूद नहीं है। बाकी मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। बिल्कुल। और हामिला ख़वातीन का भी हम जिक्र करते चलें। तकरीबन कल मैं 40,000 का नंबर पढ़ रहा था कि उन्होंने इस माह के अंदर अपने बच्चों को जन्म देना है, जो हामिला ख़वातीन हैं। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ख़वातीन की हेल्थ को लेकर वहाँ पे जो मौजूद हैं, जिसकी जानिब शायद इतनी तवज्जो भी नहीं है लोगों की। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को अगर देखा जाए और फौरी ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी तरसील को हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। कोशिश कर रही है हुकूमत, दो कि वो बहुत ज़्यादा बराबर साबित नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है मुतासरीन की। पंजाब के मुतासरा अजला डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में इतलात के मुताबिक 8,000 टन से ज़ायद जो इमदादी सामान है, इसमें राशन है, खेमे हैं, ये भिजवाया जा चुका है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज के जो इंजीनियर्स हैं, इसकी जो इंजीनियर कोर है और सिविल इंतज़ामिया, ये मुश्तरका तौर पर मुतासरीन की बहाली और कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को रवान करने के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जो सैलाबज़दा इलाके हैं इसमें अब तक 64 इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं जी, और 37 मेडिकल कैंप्स इनमें मौजूद है। इसके अलावा लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर, यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। लेकिन अवामी सतह पर अगर हम बात करें, मुतासरीन की इमदाद के जज्बे अगर मैं कहूँ कि ठंडे पड़ते दिखाई देते हैं। वो कैंप्स जो हमें कुछ अर्सा पहले इमदादी कैंप्स आबाद नज़र आते थे, अनफॉर्चुनेटली वो वीरान नज़र आते हैं। सर्दी है, बहुत ज़्यादा खैमे, कंबल, खुराक, इनकी अशद ज़रूरत है। अगर आपने आज से 10 दिन पहले सैलाब की मदद करना शुरू की थी तो आप खुद सोचिए ना, 10 दिन में तो आबाद नहीं हो गए ना। वहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है, वो अभी भी खैमों में ही है, वो अभी भी अपनी उन्हीं चुग्गियों में जिसे कहते हैं वहीं पे वो रह रहे हैं। तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे? मेरे ख्याल में हमें मदद का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए। दो कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्फ्लेशन है कि हम सबका अपना जीना मुश्किल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द वे हम अगर, मेरे ख्याल में इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम अपने तौर पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल, ऑब्वियसली हम सब के लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है, जो जितना भी कमा रहा है उसके लिए सारी चीज़ों में सर्वाइव करना एक मुश्किल है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके कुछ ना कुछ कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। आपकी हेल्प से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का सहारा मिल सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज को लेकर जैसे हमने बात की कि वक्त से पहले गर्मी का आना और वक्त से पहले सर्दी का आना, ये क्लाइमेट चेंज के असरात ही हैं। अभी हम मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर रहे थे जहाँ पे वक्त से पहले सर्दी आना शुरू हो गई है। इसी पे अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मेहर साहबजाद खान मौजूद हैं, जो DG महकमा मौसमियात हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ऑब्वियसली सैलाब के इलाकों की तो हम बात करेंगे और मौसम के हवाले से हम पिछले कुछ दिनों से अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन स्टिल ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और ये जो वक्त से पहले सर्दी देखने में आ रही है, इसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। आपको आवाज़ आ रही है? मेहर साहिबजाद खान, DG महकमा मौसमियात, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेहर साहब नहीं सुन पा रहे, दोबारा चेक कीजिए, जरा कनेक्ट कीजिए मेहर साहिबजाद खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से दुनिया भर की बात हम बार बार बताते हैं। शायद DG साहब हमारे साथ तो मौजूद है, आई थिंक ही हैज़ नॉट कनेक्टेड विद द हेडफोन्स। मेहर साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा ताकि हम आपसे बात कर पाएँ। मीनवाइल हम पाकिस्तान की बात करें और बार बार हम ये बात इसलिए करते हैं ताकि एक तो इस बात का हमें एहसास रहे कि हम कितने वल्नरेबल पॉइंट के ऊपर दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 ममालिक के अंदर है, कुछ लोग टॉप 10 कहते हैं, कुछ टॉप 5 कहते हैं,
लेकिन जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि आबादी चूँकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्लाइमेट चेंज के इस इम्पैक्ट से, जो कार्बन एमिशन से हो रहा है। और पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें दैट इज़ नॉट मोर देन 1% आउट ऑफ 100%, 99% बाकी ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम इसके शिकार होने वाले ममालिक की बात करें तो शायद जितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, जैसे एंटोनियो गुतेरेस जो पाकिस्तान आए थे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, या एंजेलिना जोली पाकिस्तान में थी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है दुनिया में कहीं पे जितना पाकिस्तान में हुआ है। आई होप कि मेहर साहबजाद हमारे साथ मौजूद है। मेहर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेहर साहब बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे इनसे दोबारा कनेक्ट करें। मेहर साहबजाद खान, डीजी महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त से पहले सर्दी के हवाले से भी हम बात करें, और जिस तरह से इमरान ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशू, ये किसी एक मुल्क का इशू नहीं है। अल्लाह ना करे कि आज पाकिस्तान इससे मुतासर है, कल को कोई और मुल्क भी हो सकता है, और जिसमें पाकिस्तान की हम कॉन्ट्रीब्यूशन 0 मतलब 1% जो कि बहुत ही मिनिमल है, और उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, मौसम की जो तब्दीली है वो वक्त से पहले होना हो, उसके साथ साथ ये सैलाब है, ज़लज़ले, ओवरऑल वैसे भी जो भी सिचुएशन बनती है ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का असर है। और पाकिस्तान को स्टेट लेवल पर इंटरनेशनली इस हवाले से आवाज़ उठाने की अशद ज़रूरत है कि बाकी सारी चीज़ों में तो हमें कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो ये इतना बड़ा मेजर या ग्लोबल इशू है जिसमें पूरी दुनिया कंट्रीब्यूट कर रही है, तमाम तरक्की पजीर ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बावजूद पाकिस्तान सफ़र क्यों करे, इस हवाले से भी आलमी सतह पे ये चीज़ें हाईलाइट होने और की ज़रूरत है। हाईलाइट किया है पाकिस्तान ने, बहुत ज़्यादा किया है। और अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसे शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी, मैं कल बिलावल भुट्टो का एक इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था हमारे वज़ीर ख़ारजा का, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमें आपसे इमदाद नहीं चाहिए, हमें आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम मिलकर इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। इस पर हम दोबारा ज़रा कोशिश करते हैं सिंस लाइव शो। आई होप कि मेहर साहब से अब हमारा रब्ता हुआ है। मेहर साहबजाद खान, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। फाइनली चले, सुबह खैर, सुबह हो जाता है सर कभी कभी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर इससे हो रहा है खान साहब, और इसके साथ साथ ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना है ये एक बहुत ख़तरनाक फिनोमिनन है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए और दुनिया भर के लिए भी इनफैक्ट। और हम माशाल्लाह वो मुल्क हैं जो कि ग्लेशियर्स के हवाले से भी बड़ा जिसे कहना चाहिए रिच है। तो आप ये ग्लेशियर्स का पिघलना और वक्त से पहले सर्दी का आना, इसके हवाले से इसकी क्या सिंक्रोनाइजेशन है आपस में, और इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले वक्त में हमारे मौसम के ऊपर? देखें जी, ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए, हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, देखें जी, ये साल जो है 2022 जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा, यानी आप कह लें कि इसमें इतने क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जनवरी का पहले हफ्ते में देख लें कि जब मरी में स्नो ब्लेजर्ड आया था और कितने नुकसान हुए थे, यानी ये भी एक आप कह लें कि जी इतना बड़ा साने कभी नहीं हुआ, ये इस तरह का जो वेदर है इस तरह कभी नहीं देखा गया। उसके बाद आप देखें कि जी हीट वेव आ गई, हीट वेव के साथ एसोसिएटेड इसके साथ था कि जी वो सचपर ग्लेशियर जो है वो आउटबर्स्ट हो गया, और वो नहीं बल्कि 32 जो है वो मुख्तलिफ जगह पे ग्लेशियर जो है ना वो मेल्ट हुए हैं जी। फिर आप देखें कि जी इसी हीट वेव में एक खुशक साली टाइप भी था इशू, बिल्कुल, यानी खुशक साली भी उसमें थी। कई इलाकों में पानी जो है पौधों के लिए या वैसे इतना कम। मेहर साहब, एक सवाल इसमें वैसियत स्टूडेंट आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकली ओबियसली आप हमें बता पाएंगे। एक जानिब अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, शदीद गर्मी होती है, तो दूसरी जानिब हम शदीद कोल्ड भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शदीद कोल्ड का मतलब ये है कि शदीद किस्म की बर्फबारी भी और ग्लेशियर्स के ऊपर भी स्नोफॉल, तो क्या वो हील कर देगा उस कमी को जो गर्मी की वजह से आएगी, उसको हील कर देगा? देखें मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। असल में जो है ना, मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि जो फिनोमेनाज हुए हैं, यानी हीट वेव आ गई, ग्लेशियर मेल्टिंग आ गई, उसके बाद ड्राउट आ गया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जी अनप्रेसिडेंटेड या जो भी है बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ, और इतनी बारिशें हुई कि हिस्ट्री में ये तकरीबन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा ये हिस्ट्री की बारिशें हैं जी। और उसके बाद आप देखें, अच्छा इसी में अगर आप देख लेना तो 14 से 20 जून में एक कोल्ड वेव आई थी जी,
वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। जून के महीने में जब टेम्परेचर को उससे पहले 51 डिग्री सेंटीग्रेड भी थे, लेकिन एक कोल्ड वेव आई थी और उससे काफी ज्यादा वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो फॉल हो गया था। यानी आप देख लें कि बाबूसर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया था और मुख्तलिफ इलाकों में आपको एसी के पंखे भी बंद करने पड़े थे 2-3 रातें। सही, ठीक है। तो अब आगे आने वाले सीजन के लिए भी हम कह सकते हैं कि जी अगर टेम्परेचर जो है जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, नमी का तनासब काफी ज्यादा है और फिर वेस्टर्लीज वेव जो कि कोल्ड एयर मास के साथ आती हैं, वो अभी तक भी उनका उनके जेर असर हम चल रहे हैं। तो टेम्परेचर डेफिनेटली जो है वो थोड़े से कम है और हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी क्योंकि आने वाले दिनों के लिए भी जो है वो मौसम तो खुशी की होगा, बारिश हो सकता है कि हो आ जाए नवंबर या अक्टूबर में। तो टेम्परेचर वैसे जो लग रहे हैं वो पहले से थोड़े से कम लग रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जी सर्दियां जो हैं वो जल्दी आने। तो मैं सब ये भी बताइएगा कि टेम्परेचर गिरा है और ऑब्वियसली जिन इलाकों की हम बात भी करें, नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली जब एक टाइम ड्यू होता है, क्या ये जो बर्फबारी है, ये जो सर्दी की लहर को माइन्यूट भी या माइनर लहर भी हम कह रहे हैं जिसको, क्या ये भी वक्त से पहले है? ये नहीं, बाज़ बात होता है तो इसमें बाज़ चीजें चलती हैं, ये हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो या वेस्टर्ली वेव उन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो वक्त से पहले हैं तो डेफिनेटली हमारे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो जल्दी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे कि जिसका चीन या ग्लेशियर या इन इलाकों में अगस्त या जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी शुरू हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये अब इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है या जो टेम्परेचर थोड़े से रिकॉर्ड हो रहे हैं वो थोड़ा सा वो पहले की निस्बत कम है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिबजाद साहब, आप हमें सूरत-ए-हाल से आगाह करते। डीजी महकमा मौसमियात साहिबजाद खान महर साहिबजाद खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे। उनका ये कहना था कि कुछ टेम्परेचर्स पहले से यूजुअली जो अक्टूबर में होते हैं उससे थोड़े से कम हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि शायद सर्दी ज़्यादा आ रही है। तो एक्चुअली इट मीन्स ओबियसली कि सर्दी ज़्यादा आ रही है जब टेम्परेचर्स कम है। और कुछ कहना ये भी है मौसमियात से रिलेटेड लोगों का कि शायद एक्सट्रीम ज़्यादा हो सकती है सर्दियों की। लेकिन देखें, हम आपको आगाह रखे हुए हैं, अल्लाह करे कि हम इस असर से महफूज रहें विद दैट। चूँकि सैलाब की जानिब खड़े पानी में बीमारियाँ हैं, खड़े पानी वाले लोगों की कस्मा पुरसी है, कोई पुरसाने हाल उनका नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसको लेकर वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको गुजार सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। जो यहाँ पे तालाब हैं, जोहड़ हैं या खड़ा पानी है, उसमें से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी पानी पी रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सिंध के जहाँ पर रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर उस तरह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या इमदाद पहुँचने का सिलसिला है वो उस तरह से नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ जगहों पे जा तो रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे सिंध के इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है, वबाई अमराज हैं। और बकौल हुकूमत के या इन लोगों के कि जी हर जगह इमदाद पहुंची है जब भी इनसे पूछा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी में हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं, क्योंकि इन इलाकों में कुछ जगहों पे जो रसाई है वो मुश्किल है और पीने का साफ़ पानी एक बेसिक नेसेसिटी है जो इन इलाकों में नहीं है। जिस तरह से अभी हम तालाब या इन खड़े पानी में से जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं वहीं से इंसान भी पानी पी रहे हैं। और जो वबाई अमराज का सिलसिला है, डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें इसी पानी में से निकलती हैं और वही है वबाई अमराज। स्किन रिलेटेड इश्यूज इमरान बहुत ज़्यादा हैं जी, बिल्कुल, स्किन डिजीजेस हैं, डायरिया है, व्हाट नॉट, क्या नहीं है। अल्लाह पाक आसानी करे। हम अगर हम ये चाहते हैं कि कल हमारे लिए आसानी हो तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम लोगों के लिए आसानी का बाइस बने। जो भी कुछ कर सकते हैं जी आप ज़रूर कीजिए। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ गए हैं, बहुत खुश हैं हम क्योंकि अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। अच्छा, मैं शुरू करूं? मैंने कहा शायद खुशी खबर हम दे चुके हैं पहले, दो और खुशी की खबरें आ जाएं तो बस बेस्ट हो जाएगा। पाकिस्तान ने जी आखिरी ओवर में एक आसाब शिकन मैच था रात का जो हुआ, पाकिस्तान बमुकाबला बरतानिया
और हम वो मैच जीत गए। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इट वाज द फिफ्थ मैच ऑफ दिस सीरीज। पाकिस्तान अब 3-2 से लीड कर रहा है। मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात यही थी कि फाइनली लीड अल्हम्दुलिल्लाह हम ही करें, क्योंकि इससे पहले बारियां लगी हुई थी और कल पाकिस्तान ने वो तसलसल थोड़ा तोड़ा, क्योंकि हम 2 मुसलसल मैच जीत गए। खैर, आमिर जमाल साहब उन्होंने कल डेब्यू किया पाकिस्तान के 58 में कहेंगे ना 98 प्लेयर बने जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। सो 2 more to go from 100 और ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की डेथ ओवर के अंदर। उनको पहले भी जब 5 ओवर्स रहते थे उनको ओवर दिया गया। हमें ये लगा बीइंग क्रिकेट व्यूअर बड़ा क्रिटिकल फैसला है, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की एंड देन आखिरी ओवर उनको दिया गया डेब्यूटेंट को। आई थिंक मुझे नहीं समझ आई कि क्या फैसला था, लेकिन अच्छा एक्सपेरिमेंट था और अच्छा किया जी। उनकी जो पेस थी, जो लाइन थी, एक छक्का खा गए, लेकिन 15 रन उन्होंने डिफेंड किए। और आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। वैसे जब हम रोज अपना शो करते हैं और जब हम एक्सप्रेस की स्पोर्ट्स पेज की हेडलाइन पढ़ते हैं तो मैं तो हमेशा तारीफ करती हूँ कि ये हेडलाइन बड़ी अच्छी होती है, बड़ी क्रंची होती है और मजा आता है। हमने सोचा कि जो हेडलाइन लिखते हैं इनको ही हम यहाँ बुला लेते हैं। हमारे साथ अवाज रजा साहब मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। कि वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये जो हेडलाइन आज की जी हेडलाइंस भी बता दें, बॉलर्स ने बैटिंग की खामियों पर पर्दा डाल दिया। जीत तो हम गए और अब्बास साहब कह रहे हैं कि इसकी आमद इनको मीडिया बॉक्स में ही हुई थी मैच देख रहे थे। तो ये बेहतरीन हो गया। अब्बास साहब, सबसे पहले तो कल के मैच के ऊपर आपका तज्जिया, आपने तो ऑब्वियसली विटनेस किया, कैसा था मैच? ऑब्वियसली पाकिस्तान को बढ़तरी तो हासिल हुई, लेकिन बहुत सारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा आपका? नहीं, ब्लड प्रेशर खासतौर पे पिछले 1-1.5 साल में तो मेरा काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे जो क्रिकेट फैन जो दिलचस्पी रखते हैं और बड़ा गहरा लगाव रखते हैं तो हर वो फील करते हैं इन चीज़ों को। तो मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिकेट की खूबसूरती है वो सरप्राइजेस हैं और पाकिस्तान टीम जो है ना उसने इस खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। क्योंकि ये इनकी जो परफॉर्मेंस इस 4 चांद से आपकी मुराद बाबर, रिजवान, हारिस और शाहीन है? ये 4 चांद नहीं, इस हवाले से नहीं कह रहा मैं, इस हवाले से कह रहा हूँ कि फिर तो ग्रहण बहुत ज्यादा होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खूबसूरती क्रिकेट जो है वो सरप्राइजेस हैं, सनसनी है और सनसनी फैलाने में पाकिस्तान की टीम माहिर अजीम है। सबसे पहले तो आप चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट व्यूअर भी हैं, क्रिकेट लवर भी हैं, हम भी हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये फील बताइए कि इंग्लैंड की टीम पहली दफ़ा T20 कज़ाफ़ी के तारीखी ग्राउंड में खेली माशाल्लाह। 1987 में इसने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का होस्ट किया, फिर 96 में इसने फाइनल होस्ट किया। बहुत तारीखी स्टेडियम है। आपकी बीइंग अ पर्सन फ्रॉम लाहौर एंड सीनियर जर्नलिस्ट एंड क्रिकेट व्यूअर, क्या फील थी कल आपने जब मैच विटनेस कर रहे थे आप? जी 2005 में तो मैं नहीं देख सका था जब इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस खेलने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि बड़ी टीमें जो हैं पाकिस्तान आए और हमें अपने ग्राउंड जो है इनकी बड़ी वैरानी जो है वो खटकती थी। बड़ा अजीब सा लगता था कि हम डोमेस्टिक मैचेस कवर कर रहे हैं और पूरी एफर्ट से जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो इस तरह का कोई सौदा ही नहीं है हमारे पास जो इंटरनेशनली हम बेच सकें। बिल्कुल। तो ये एक मलाल सा दिल में होता था। ये फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई है तो फिर बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। हाँ, और ये बड़ा तवील सफ़र है। 2015 मई में जिम्बाब्वे की टीम जो जब आई है तो वो बारिश का पहला खतरा साबित हुई। ठीक है, उसके बाद फिर तवील एक सिलसिला है, वर्ल्ड 11 आई और उसके बाद PSL के कुछ मैचेस जो है वो ट्रांसफर हुए यहाँ पे। बड़ा लंबा सफर है, लेकिन ये कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब ऑलमोस्ट इंडिया के अलावा सारी टीमों को हम होस्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब कल के मैच दोबारा आते हैं। ऑब्वियसली फिर हमने आगे के 2 मैचेस पे भी बात करनी है। कल के मैच में रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मिडिल ऑर्डर एज यूजुअल हमारा नाकाम रहा, जिस पे हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। बॉलिंग लाइन हमारी बेहतर है, ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन बैटिंग की जिस तरह से आपने अपनी न्यूज़पेपर खबर में हम पढ़े थे कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने बैटिंग की जो खामियां उस पर पर्दा डाला है हमारे बहुत हद तक। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हाँ, और ये सरप्राइजेस वाली टीम मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने 200 बगैर कोई विकेट गवाए चेज कर लिया जी। ठीक है, और उसके बाद हम खुद कभी भी 200 नहीं कर सके पहले खेलते हुए। ठीक, तो ये सरप्राइजेस तो पाकिस्तान टीम देती है हमेशा से। और जब 145 पे टीम आउट हुई है तो मीडिया बॉक्स में मेरे साथ बैठा हुआ कोई सहाफ़ी भी श्योर नहीं था कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब ये मायूसी में बातें करते करते जब विकेटें गिरना शुरू हुई 1, 2, 3, 4 तो फिर उम्मीद भी जागी और फिर इतने सारे अश्योर्ड थे तो नहीं ये 28 गेंदों पे तो नहीं बन सकते ना ये इतने रन तो इतने अश्योर्ड हो गए ये आखिर पाकिस्तान की बॉलिंग है। तो ये यकीन दिलाना और यकीन तोड़ना
ये पाकिस्तान टीम की कोई शक नहीं है कि वैसे तो हमें अपनी क्रिकेट पे कभी वैसा यकीन नहीं रहा, लेकिन बॉलर्स पे हमें कम से कम काफी हद तक ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर लेते हैं। दो क्या पिछले मैच में आपने देखा कि एक ओवर में आई गेस 24 रन पड़ गए हसनैन को और सूरत हाल ही बदल गई, लेकिन फिर भी हम जीत गए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सरप्राइजेस, क्या ये सरप्राइजेस इट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गेम है, नेचर ऑफ द क्रिकेटर्स हैं, या T20 की नेचर है, या नहीं? आपको लगता है कि ये खामी है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम या टीम की, अगर इसको बेहतर करें तो ये सरप्राइजेस कम हो सकते हैं? आपकी क्या राय? ये एक्चुअली खामी है, इसलिए कि T20 क्रिकेट जो है ये इसको कहते हैं कि बड़ा बेईमान सा ये फॉर्मेट है। तो इसमें तो एक ओवर जो है उससे 5 पलट जाता है और उसमें आपको ज्यादा कंसिस्टेंट बैटर्स चाहिए। हमारा मसला ये है कि हमारे पास सेट पैटर्न्स हैं 3। ठीक है, थोड़ी सी बात लंबी होगी, लेकिन ये है कि 3 सेट पैटर्न्स हैं। ऊपर आपके पास हैं बाबर, रिजवान, ठीक है, और शान मसूद। ठीक है, तीनों एक ही स्टाइल के पेयर्स हैं। इनमें से रिजवान फॉर्म में है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी वो नहीं है जो हमें ऑस्ट्रेलिया में चाहिए होगा। बिल्कुल, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पैटर्न आ गया हमारा। दूसरे पैटर्न में हमारे पास है खुशदिल शाह, और खुशदिल शाह के साथ है इफ्तिखार अहमद जी। ठीक है, और इफ्तिखार के बाद हैदर अली को अब ले लेते हैं कभी, ठीक है, ऑफ एंड डाउन। ठीक है, तो ये भी नवाज है। नवाज तो चले ऑलराउंडर्स है ना, उन पे इतनी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो लाजमी स्कोर करे, लेकिन ऑलराउंडर वही होता है कि जो कुछ ना कुछ कर दे, यानी कम से कम 10 गेंदों में 20 कर दे तो उसका रोल पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो दो पैटर्न है, ये मिडल वाला है, ये इससे आप मुतमईन नहीं है। ये मिडल वाला जो पैटर्न है, ये हमेशा से ही साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं। हम जब वर्ल्ड कप जीत रहे थे, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जब पहुंचे हैं, तो उस वक्त हमारे पास 2 सीनियर्स थे। ठीक है, शोएब मलिक भी थे और हफीज भी थे। अब उसके बाद वहां पे हमारे पास कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो एंकर भी करे और जब मारने की जरूरत पेश आए तो वो पावर हिटिंग भी कर सके। कल एक शख्स ने बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी कि हम भी बड़े अजीब हैं, जब खुशदिल नहीं होता तो हमें हैदर अली अच्छा लगता है, हैदर अली नहीं होता तो खुशदिल पे हमें प्यार आना। कल हमें खुशदिल पे प्यार आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इसमें खराबी तो है। चलें, लेकिन ये जो हमने एक टेल बनानी है, आई मीन अपनी जो एक ब्रिज करना है इसको, लोअर ऑर्डर को, इसको मिडिल ऑर्डर के साथ टॉप ऑर्डर को, फिर ये कैसे करें? हमारे पास प्लेयर्स की चॉइस तो यही है और अच्छे प्लेयर्स हैं अपने अपने तौर पर, इनकी डोमेस्टिक में बड़ी कमाल परफॉर्मेंसेस है, आपको पता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, और फिनिशर भी अच्छे हैं, आसिफ ने प्रूव भी किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्या कोचिंग के मसाइल हैं? क्या करें फिर इसको ठीक कैसे करें? इसमें कोचिंग के भी मसाइल हैं, कुछ कैप्टेंसी के भी मसाइल हैं। बाबर आजम को जब सीनियर्स का साथ मुयस्सर था, साथ शोएब मलिक थे, हफीज थे, तो बाबर की अच्छी लर्निंग भी हो रही थी उससे। प्रेशर सिचुएशंस में हैंडल करते हुए उनको कोई ना कोई सपोर्ट दे रहा होता। अब मसला ये है कि सपोर्ट देने वाला भी कोई नहीं है, और जितने भी हैं वो इनके साथ हैं वो लेस एक्सपीरियंस यंगस्टर्स हैं, जो नए हैं, और कैप्टेंसी का तो मटेरियल किसी में नजर आता ही नहीं है। बाज इस तरह के शान मसूद में थोड़ा सा स्पार्क इस टाइप का है, अच्छा गुफ्तगू कर लेते हैं, विजडम है थोड़ी सी। शादाब जो है वो भी तकरीबन बाबर आजम का ही अंदाज है उनका भी। ठीक है, तो इसमें यह है कि बैटिंग आर्डर के हवाले से जो यूनुस खान ने बड़ी अच्छी बात की 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि पूरी टीम हम इस मौके पे बदल नहीं सकते, बदलेंगे तो जग हंसाई होगी। तो ये क्या टीम पहले सिलेक्ट कर ली है, उन्होंने कहा प्लेयर्स में पोटेंशियल है, इनका खेलने का अंदाज बदलें, टीम ना बदलें बल्कि खेलने का अंदाज बदलें। अब अंदाज का ये है कि आप उसको जिस जगह पे जिसको आना है उसको लाएं और फिर उसको मुसलसल उसी जगह पे उसको आजमाएं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें या उसकी पोजीशन को उस तरह से ना करें। अब जरा बॉलिंग साइड पे भी आते हैं, क्योंकि आपने खुद भी ऑस्ट्रेलिया में बात की, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ऐसे में बॉलर्स और बैटिंग ओवरऑल टीम को भी अगर हम डिस्कस करें, बॉलिंग साइड पे हमें क्या लगता है कि हमारी कौन सी ऐसी खामियां हैं, या हमारी बॉलिंग लाइन वर्ल्ड कप के लिए इतनी तैयार है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएगी? बॉलिंग में काफ़ी बेहतर कारकर्दगी है ओवरऑल, लेकिन मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के बगैर जो है इसमें से एक जो कहते हैं ना वो एक्स फैक्टर वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक्स फैक्टर चले शाहीन अल्लाह करे कि फिट हो जाए, उसके बाद हारिस ने बड़ी जिम्मेदारी उठाई है उनकी गैर मौजूदगी में, बड़े इम्प्रूव्ड बॉलर वो नजर आए। बिल्कुल ठीक है, यानी एशिया कप के बाद अब ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। एशिया कप में बेहतर किया लेकिन अब मजीद बेहतर नजर आ रहे हैं। तो ये दो अगर शाहीन फिट हो जाते हैं, ये तो हमारा एक टॉप पे अच्छे 2 बॉलर्स हो गए हमारे पास। थर्ड पे अब नसीम शाह को नमोनिया हुआ है जी। अब पता नहीं वो फिटनेस का लेवल उनका जो है वो क्या होता है उस वक्त तक,
और उसके बाद जो बाकी 2 बॉलर्स हैं वो वसीम है और हसनैन है। अब ये भी वो जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था ना, ये भी सेट पैटर्न है और ये बाबर आजम के ज़हन में भी सेट पैटर्न है कि भी इसको इस नंबर पे बॉलिंग दे दें, इसको इस नंबर पे बैटिंग दे दें, ठीक है। वो सेट पैटर्न में जब कोई एक एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ठीक, तो फिर बाबर को भी सोचने में परेशानी होती है। हाँ। बिल्कुल, इन दी एंड आमिर जमाल को आखिरी ओवर देना और फिर उसको बड़ा लेट जाके ट्राई करना एक डेबरेंट है। उस वक्त जब मैच बहुत क्रूशल था, जब उनको ये आई थिंक 15वां ओवर दिया गया था या 14वां था, तो बड़ा क्रूशल मैच था और मुझे लगा कि गलत फैसला है और मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि बड़ा रिस्की है। वाज इट अ राइट डिसीजन? क्या इसको आप एक कैप्टन की एक स्मार्ट मूव कहेंगे या एक इमेच्योर फैसला उस वक्त कहेंगे व्हेन ही डिडंट गेट एनीथिंग तो उन्होंने उनको लगा दिया? क्योंकि बाबर कभी कभी ये कर जाते होते हैं। ये सही कह रहे हैं आप, ये दुरुस्त फैसला नहीं था। मैं अब भी कहूँगा कि दुरुस्त नहीं था। ठीक, कि एक डेब्यूटेंट पे आप इतना बड़ा बोझ आपको नहीं डालना चाहिए। तो उसका यही मैं कह रहा हूँ कि ओवर्स की तकसीम इस तरह से की जाए कि आपको एंड पे परेशानी ना हो। आपको पता हो कि मेरा मेन स्ट्राइक बॉलर है, उसका 1 ओवर 2 ओवर इस मौके पे बचा के रखे मैंने यूज़ करने। तो वो चीज़ नज़र नहीं आई और उस आमिर जमाल के साथ कुदरत थी और मसले पे बैठे हुए लाखों पाकिस्तानी थे। मे भी उसकी वालिदा थी, मैं यही कह रहा था कि बचत हो गई और वो इसकी वजह से वो गलत साबित नहीं हुआ। मतलब एक अच्छा इजाफा है हमारी टीम में। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और उम्मीद करते हैं कि आप तशरीफ लाते रहेंगे। अब्बास साहब साथ मौजूद थे जी, हम बात करते थे अब्बास रज़ा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इनका तजिया भी ले रहे थे और कुछ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे इन खामियों से और सरप्राइजेस से कैसे निकले। आई होप कि कुछ ना कुछ हम निकाल पाए। अल्लाह करे और आइंदा 2 मैचेस में हमें सरप्राइज ना मिले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डार साहब क्या है, डॉलर डर ही गया रुपया मजीद मुस्तहकम होने लगा। डॉलर 4 रोज से गिरावट का शिकार है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आ रही है। आज वैसे थोड़ा आगाज मंदी से हुआ है हमारी इतलात के मुताबिक, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कंपैरेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने ख़जाने की कुंजी अपने पास ले ली और चौथी मरतबा पाकिस्तान के फ़ंड के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। क़लमदान संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि 4.25 साल की तबाही सिर्फ 5 माह में ठीक नहीं कर सकूँगा, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए होगा। इसाक डार को तो बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं स्टॉक मार्केट में भी। जैसे कि हमने कहा कि आगाज़ आज मंदी से हुआ है। डॉलर अगर गिर भी रहा है 10-12 रुपए, लेकिन वो इतना हाई जा चुका है कि उसके इस गिरने से फ़र्क पड़ेगा कोई नहीं। ये सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। वी हैव एहतशाम मुफ्ती साहब। बिल्कुल, एहतशाम मुफ्ती साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम मुफ्ती साहब। सबसे पहले आज स्टॉक मार्केट की बात करें, ज़रा आगाज़ के हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी, इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना एंट्री से कारोबारी जो सोच है या रुझान है वो अगरचे तब्दील हो गया है, लेकिन मईशत की कमज़ोर बुनियाद की वजह से सरमायाकारों में हिचकिचाहट है, जिसके सबब आज दूसरे दिन भी यानी कि इसहाक डार की आमद के बाद से इब्तदाई 2 दिन जो हफ्ते के थे उसमें तो तेज़ी का रुझान रहा और तकरीबन 800 पॉइंट्स की तेज़ी हुई, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 80 पॉइंट की मंदी हुई और आज भी कारोबार का आगाज़ मंदी से हुआ और फिलवक्त 100 इंडेक्स 180 पॉइंट्स की कमी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल माहिरीन का ये कहना है कि वसी तजर्बे के बावजूद मईशत को भंवर से निकालना नए वज़ीर ख़जाना के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़र मुबादला की किल्लत और सबब और सैलाब की वजह से मईशत तारीख़ के सबसे बड़े बहरान की जद में है और दरामदात पर रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज और कंपनियों पर सुपर टैक्स आयद होने से निस्फ कंपनियों की जो पैदावारी सरगर्मियां हैं और जो उनकी फ़रोख्त है वो मुतासर हैं, जबकि इन कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ में भी कमी वाक़ हुई है। अच्छा एहतशाम साहब, आप चूँकि मुसलसल स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं, ने कहा कि इनिशियली एक अच्छा जेस्चर आया और लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया। आपकी जिन सरमायाकारों से, छोटे और बड़े सरमायाकारों से यकीनी तौर पे इंटरेक्शन हुआ होगा, वो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इसाक डार के आने के बाद? आर दे एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्योंकि ये राय पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बनाई जाती है, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारे पास इसाक डार साहब का है। क्या राय है उनकी अब मौजूदा सूरत हाल को लेकर? जो छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकार हैं वो उनके नज़दीक वाकई से इसहाक डार साहब का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है
वो बहुत अच्छा है। डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से और मईशत के दीगर फैसलों के हवाले से, पॉलिसी साजी के हवाले से। लेकिन माहिरीन और सरमायाकार की अक्सरियत ये कहते हैं कि जो सेंटिमेंट है वो तो तब्दील हो गया है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं। जो हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़र मुबादला का बहरान का सामना है, फिर उसके बाद सैलाब की तबाहकारियाँ, और सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में मईशत को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए दरामदात की हौसला शिकनी की गई है, और इस हौसला शिकनी के नतीजे में जो सनतों का जो खाम माल है उनकी दरामदात मुश्किल हो गई है, वो दरामदी लागत महंगी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने अलग सुबह हमें स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह। इब्तदाई इतलात के मुताबिक डॉलर आज फिर थोड़ा सा कम हुआ है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले बुलेटिन में हम देते रहेंगे। और साथ साथ मुफ्ती साहब ने कहा कि आज मार्केट का आगाज़ मंदी से हुआ है, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। जी, कराची के हवाले से वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं एबटाबाद की महकी हवाओं, बारिशों और परिंदों के साथ एक सफ़र पर। वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्त का, और आज सफ़र शर्त में कुछ बहुत ख़ास है, तवील भी है थोड़ा। देखते हैं आज का सफ़र शर्त। मेजर जेम्स एबट एक दिलचस्प किरदार थे। पोस्टिंग हरीपुर में हुई, लेकिन हरीपुर से थोड़ी दूर सरसब्ज पहाड़ों में एक शहर बनाने की ठानी। इसकी वजह जंगी हिकमत अमली थी या आबो हवा, अलबत्ता ये जगह वाकई कमाल थी। जेम्स एबट ने यहाँ 8 साल गुजारे। जब जाने लगे तो एक नज्म कही। वो भी दिन याद है मुझको कि यहाँ आकर हमदम एबटाबाद की खुशबू में बसी नरम हवाओं में, फिजाओं में पहली बार सांस लिया था मैंने। बर्फपोश दरख्त और जमीन दावत नजारा बनी सामने थी, और मैं सोचता था देख रहा हूं शायद कोई ख्वाब। और फिर 8 साल बड़ी खामोशी से, चुपचाप, बड़े आराम से, बड़ी राहत से गुजारे मैंने। और आज के इस रोशन दिन मुझे जाना है, एबटाबाद मुझे जाना है। तेरी रानाइयों को सलाम, अब कभी तेरी हवाओं में कोई सरगोशी नहीं लाएगी कोई प्याम। मेरे ये चंद आंसू मोतियों का एक तोहफा है। मैं तो अब दूर चला जाऊंगा, हाँ, मगर सोचता हूं कि बसाकर तुझे दिल में ले जाना कोई नुकसान का सौदा तो नहीं। मेरे लिए एक इंतहाई हैरत वाली बात थी कि एबटाबाद में भी एक करीमाबाद है, और जिस तरह हुंजा का करीमाबाद उसकी एक शनाख्त है, उसका एक लैंडमार्क है, एक अफसानवी सा शहर है, अफसानवी सी एक वहाँ पे एक तिलिस्माती सी बिल्कुल एक फील है। वही तिलिस्माती सी फील जो है वो आपको एबटाबाद का जो करीमाबाद है वो यहाँ पे नजर आती है। आप बहुत हाइट पे होते हैं, और तकरीबन यहाँ की जो हाइट है वो 6,500 से 7,000 फीट अबव है। और यहाँ से जो नीचे आपको नजर आता है, इस साइड पे मानसेरा और आपको कोहिस्तान के जो एक पहाड़ी सिलसिला है वो नजर आ रहा है। इस साइड पे भी आपको दूर तक जो है वो पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत। स्पेशली जो यहाँ पे रोशनी का खेल है वो बहुत खूबसूरत है। रोशनी और स्केल, ये दोनों चीजें आपस में लाजम मलजूम है। जितना बड़ा स्केल होगा
रोशनी को इतना ही वाफर और खुला मैदान मिलता है अपना खेल दिखाने को। जरा ये रोशनी का खेल देखिए। जब भी आप एबटाबाद या मानसेरा से गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके इतराफ में सरसब्ज और खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं, और ये पहाड़ जो है इनके अंदर, इन सब्जों के अंदर कहीं ना कहीं आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जो आपको शायबा होता है कि यकीनन यहाँ पे कुछ आबादियाँ हैं, यहाँ पे कुछ जिंदगी रवां है, और यकीनन यहाँ पे कोई बच्चे होंगे जो खेल रहे होंगे, यहाँ पे खाना है जो पक रहा है, और ये जिंदगी का जो नज्म नस्क है और जो खूबसूरतियाँ हैं इन पहाड़ों के अंदर कहीं वो पोशीदा है, इन सब्जों के अंदर कहीं पोशीदा है, और ये कोई इस कदर ज्यादा पोशीदा नहीं है। एबटाबाद मानसेरा से जब भी आप गुजरते हैं तो आपके ज़हन में वो जो शहर है उसकी शक्ल नहीं होनी चाहिए, आपके ज़हन में एबटाबाद मानसेरा की ये शक्ल होनी चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत है। और इसके लिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एबटाबाद आते हैं आपको मालूम है कि मोटरवे से आप इसकी एक्सेस बहुत आसान है, और जैसे ही आप आते हैं उससे आप 3 से 4 किलोमीटर इस साइड या दूसरी साइड, जिस भी साइड पे आप जाएंगे तो आपको मकामी आबादी, मकामी लोग, खूबसूरत फितरत और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपकी बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी लोकल से मुलाकात होगी, मेहमान नवाजी। आपको पता है पाकिस्तान की जो है वो शनाख्त है, बुनियादी लैंडस्केप में फ़र्क हो सकता है, कल्चर में फ़र्क हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में, ज़ुबान में, लैंग्वेज में, इन तमाम चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो मेहमान नवाजी है उसमें आपको कहीं फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये कदीम खूबसूरत घर है और इसकी खूबसूरत बासी, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम क्या है? कलसूम बीबी। कलसूम बीबी। ये घर कब बना था? एक घर 100 साल पहले बना था। 100 साल पहले बना। हाँ। आप कहाँ से शादी आपकी होगी? इधर शादी इधर मदरसा है ना, इसको उतली जड़े गारन उस उतो शादी हुई है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मस्जिद है ना। और आपको कोई याद है कि ये कौन सा सन था जब आपकी शादी हुई? कोई पता नहीं बच्चे। अच्छा। कोई पता नहीं बच्चे। लेकिन ये घर तो बहुत पहले का बना। घर बहुत पहले का बने। अच्छा अच्छा। घर बहुत हो गया। तो क्या फर्क आया है अब जो अब का जमाना है और वो पुराना जमाना था? मसलन अभी बिजली आ गई, चीजें, रोड आ गया, रोड आ गया, सारा कुछ हो गया, पर अभी भी आपको वो पुराना ज्यादा याद आता है या ये ठीक है? पुराना भी याद आता है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ये सहूलतें आ गई हैं। और बेटा मेरे एक लाहौर है तो एक पेशोर है, वो नाराज है मेरे तरह, वो आते हैं वालदा क्यों जानती है, लेकिन ये मुझे जगह चंगी लगती है, मैं तो नहीं। वाह वाह। फिर आप पूरा दिन यहाँ पे काम शाम करती हैं, जरा मसरूफ रहती हैं यहाँ पे? काम ना करती, लेकिन बस इतो चले इतो चले काम कुछ ना करती। सहेलियाँ हैं आपकी? मेरे सहेलियाँ हैं ना। अच्छा। सहेलियाँ, उनसे गप्पे शप्पे लगाती हैं? हाँ, उनसे गप शप लगानी, कम कोई ना करती, लेकिन ये इलाका चंगा लगता है। ये इलाका भी अच्छा लगता होगा और गप्पे भी अच्छी लगती हैं। उधर इतना गप्पे लगा तो वो ये जंगल शंगल आपको जरा अच्छा लगता है? बारिश, रोजाना बारिश हो जाती है, ये चंगा लगता है ना। बारिश हो जाती है। वाह वाह। सहेलियाँ हैं ना, सहेलियाँ हैं मेरियाँ। आपस में क्या बातें करती हैं आप सहेलियाँ? सहेलियाँ बस कुछ बातें करती हैं, के पकावा, के खावा, झाड़ू लावा, कपड़े धोवा। तो ये थी गुफ्तगू, और इसलिए कहा जाता है कि टूरिज्म जो है उसका जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब आप भी आप आस पास जाएं तो मकामी जो अफराद होते हैं, मकामी लोग होते हैं, उनसे गुफ्तगू लाजमी करें, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर। और टूरिज्म आपको ज़हीन इसलिए बनाता है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका जो अपने सच आपने पाले हुए हैं, उन सच्चों से बाहर भी कुछ सच एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता। कैसी दिलचस्प बात है कि जिस शहर की आबादी इस वक्त 3 लाख के लगभग है और आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 40वां बड़ा शहर है, 1901 में इसकी आबादी 7000 नफूस पर मुश्तमिल थी। 1901 में एबटाबाद की आबादी बमुश्किल 7400 थी, और आज अगर एबटाबाद के नवाह को आप देखें तो उसकी एक आम से गांव की आबादी शायद इतनी होगी, जबकि एबटाबाद की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
तो इसी तरह जब 1863 में मेजर जेम्स एबट ने इस शहर की संग बुनियाद रखा, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 1863 से 1901 तक यानी 40 साल का तकरीबन ये अरसा है, और इसमें टोटल जो आबादी है वो 7400 है। वो जो फील है, जो मेजर जेम्स एबट के दौर की फील है, जो कि एबटाबाद है, उस एबटाबाद की फील जो है वो आज भी आपको इसके नवाह में बहुत आसानी से आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसकी जो तने हैं, इसको यहाँ पे लोकल जो है उनको 3 सिस्टर्स भी कहते हैं, यानी 3 बहनें, और ये 3 बहनें जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठी खड़ी हैं। अब्दुल्लादी मेरा दोस्त है, हर वक्त घूमता रहता है। टूर जो है या टूरिज्म जो है ये बुनियादी तौर पे अपने आप से मिलने का नाम है। अच्छा, ये मैं टूरिज्म की बात करूँ, पिकनिक की बात नहीं कर रहा। जो दिन को मंजर है वो नाकाबिले बयान है, इतना खूबसूरत है। एबटाबाद का मौसम ऐसा है कि इसमें कोई शिद्दत नहीं है। बारिश इस शहर पर राशिक है। शेर व अदब से दूर शख्स भी यहाँ शेर कहने की सोचता है। एबटाबाद शहर से जरा इधर उधर हो जाएं तो हकीकी एबटाबाद की झलकियां नजर आती हैं। जिस तरह वो कुछ दरख्तों के बारे में कहता हूँ ना कि अफसाना निगार दरख्त हैं, अफसाना गो दरख्त हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ दरख्त हैं जिनके बारे में तो कहना चाहिए कि नावल निगार दरख्त। नावल का आपको पता है कि हुज्जम ज़्यादा होता है और उसमें मुख्तलिफ जहतें हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होते हैं, जिस तरह वो एक पूरा नावल जो है बनता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक दरख्त है जो कि कमाल दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी उम्र जो है वो कोई 100 साल से ज़्यादा बताई जाती है, और यहाँ पे बाकी तमाम दरख्तों में ये एक मुनफरिद है, ये तन्हा है, और ये बहुत खूबसूरती से बड़ा इसका एक जलाल है यहाँ पे। और इसकी जो तने हैं, इसको यहाँ पे लोकल जो है उनको 3 सिस्टर्स भी कहते हैं, यानी 3 बहनें, और ये 3 बहनें जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठी खड़ी हैं। और मुझे ये हमीद याद आ रहे हैं, ये हमीद गालबन बानो कुदसी अशफाक अहमद का जो समनाबाद वाला घर था उसके बाहर 3 खजूरें थी, 3 खजूरों के दरख्त थे जिनको वो 3 बहनें कहा करते थे। ये खूबसूरतियाँ जो हैं ये आपको तब मिलती हैं जब आप रोड से हटते हैं, जब आप ट्रैक्स करते हैं, जब आप किसी जंगल में खूबसूरतियों की तलाश में जब आप जाते हैं, वहाँ पे नेचर जो है वो आपसे हम कलाम होना शुरू होती है। अच्छा भाई, ये बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे हमारे साथ, और ये अब्दुल हादी क्या हाल है? अब्दुल हादी मेरा दोस्त है, हर वक्त घूमता रहता है, और मतलब ये अमूमन पीछे या जंगल में या इधर उधर पाया जाएगा जब भी मैं इसको देखता हूँ। आपका नाम क्या है? क्या? नवीदा नाम है इनका। और नवीदा, मैंने जब भी देखा है सुबह सुबह आप स्कूल जा रही होती हैं। आपका स्कूल कितनी दूर है? उधर नीचे इसका स्कूल है नवीदा का, और वो बहुत हमारे हिसाब से वो बहुत दूर है। यानी ये पूरा पहाड़ जो है ये वो चढ़ना इस बच्ची का, और फिर नीचे। तो मैं हैरान हूँ कि ये है जिसको कहते हैं कि इतनी लगन से आप तालीम हासिल करते हैं। ये बच्ची जो है यहाँ से सुबह उठती है और यहाँ से जाती है नीचे स्कूल, और फिर इसी तरह ये पूरी चढ़ाई और पूरे इस जंगल में से होती हुई तो ये ऊपर आती है, घर में आती है, और स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम है, और ये नवीदा है जो कि बहुत मेहनत, कोशिश, लगन और मोहब्बत से तालीम हासिल कर रही हैं। और ये मेरा शरारती दोस्त है अब्दुल हादी, ये लिफ्ट नहीं कराता, बहुत कम लिफ्ट कराता है। और ये स्पेशली जो इसका सुबह सुबह है ना, सवेरे
सवेरे से लेके तो 12 बजे तक इसका मूड जो है वो शदीद ख़राब रहता है, इस वक्त भी ख़राब है। 3 बजे के बाद इसका मूड बहाल होना शुरू होता है और शाम 4-5 बजे तक ये आपका दोस्त बन जाता है, लेकिन फिर मगरिब होती है और यहाँ मगरिब के वक्त सब सो जाते हैं। तो मेरा दोस्त जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए आपका दोस्त बन सकता है। इसके अलावा ये ज़्यादा या इसका मूड ऑफ रहता है या ये सोता रहता है। बहुत सारे तहजीब याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे वो पूरी कौम जो है, वो पूरी तहजीब जो है वो ये समझती है कि जो कदीम इमारतें हैं वो सांस लेती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से आसार कदीमा का मामला आपको मालूम ही है, और इसके अलावा भी जो कदीम इमारतें हैं वो हम इसलिए गिरा देते हैं कि उसकी जगह एक जदीद इमारत बनानी होती है। वो यकीनन जदीद सहूलियात हैं, बहुत सारी ये डिबेट है, लेकिन वो जो पुरानी इमारतें हैं उनकी जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जाए अगर तो अफोर्डेबल है तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो सकती है। मेरे जो पीछे ये एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है, ये तकरीबन 100 साल से भी पहले इसकी तामीर हुई। अब शायद ये इसी साल की मेहमान है, इसको भी शायद गिरा दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए ये काफ़ी तकलीफदेह बात है, क्योंकि उनके साथ उनसियत और उनके साथ जो वाबस्तगी है वो बहुत कदीम है, और वो शायद एकदम इस दुनिया में अडॉप्टेबिलिटी जो है उनका एक प्रॉब्लम बन जाता है। हर चीज़ जो है उनके लिए अजनबी हो जाती है। बहरहाल अभी भी एबटाबाद के नवाह में आप जहाँ पे भी जाएँ तो ये जो इमारतें हैं और हर जगह पे आपको बहुत ही खूबसूरत सफाई जो है वो यहाँ का हर जगह पे आपको नज़र आएगी। और दूसरा जो है वो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर पुराना वो आपको नज़र आएगा। यहाँ की जो खूबसूरत कदीम छतें हैं और यहाँ की जो दीवारें हैं, अगर इनको ज़ुबान मिलती तो यकीनन इन्होंने इतना कुछ देख रखा है कि बरसों तक ये हमें कहानियाँ सुना सकती थी। जब भी आप टूर करते हैं तो टूर जो है या टूरिज्म जो है ये बुनियादी तौर पे अपने आप से मिलने का नाम है। ये आप किसी लैंडस्केप पे नहीं जा रहे होते, आप कहीं किसी और चीज़ के मुतलाशी नहीं होते, शायद आप अपने आप से मिलने की मुतलाशी होते हैं, अपनी ज़ात से मुलाकात चाहते हैं और आप खामोशी में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं टूरिज़म की बात कर रहा हूँ, पिकनिक की बात नहीं कर रहा। सो जो टूरिज़म है वो तो यही है, और अपने आप से मिलना, अपने आप से मुलाकात। आपको मालूम है कि शहरी ज़िंदगी बहुत तेज़ है, अपने आप से मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। तो अपने आप से मुलाकात के लिए अगर आपके पास छुट्टियां नहीं हैं या बजट का कोई इशू है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खूबसूरत एक चॉइस हो सकती है कि आप एबटाबाद या मानसेरा आएँ। और रात को हम यहाँ पे एबटाबाद जब आए तो तकरीबन हमें 40 मिनट लगे इस जगह पे जिसको लोकल करीमाबाद कहते हैं। इसके अलावा भी यानी आप किसी भी साइड पे चले जाएं, आप यहाँ पे क्योंकि काफ़ी हाइट है, यहाँ से हमें पूरे का पूरा एबटाबाद इस साइड पे नज़र आता है और मानसेरा का कुछ हिस्सा इस साइड पे नज़र आता है। रात को तो जो मंजर होता है वो तो कमाल ही है, और जो दिन को मंजर है वो नाकाबिले बयान है, इतना खूबसूरत है। जिस तरफ जो है आपको खूबसूरती नज़र आती है और सुकून है, क्योंकि यहाँ तक रोड एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे सुकून है। रात को जो है वो जहाँ तक जीप आई तो वो काफ़ी मुश्किल था वो रास्ता, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद यहाँ पे कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं है माँ सिवाय परिंदों के। और यहाँ पे जो पत्थरों की शेप्स हैं, जहाँ पे जो पौधों और फूलों की अनवाह जो इकसाम है, जो अनवाह है, वो आपको हैरत ज़दा कर देती हैं। और ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो खामोशी है, क्योंकि इसी खामोशी जो है ये वो एनवायरनमेंट, वो माहौल आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपने आप से मिल सकें।
एबटाबाद की तारीखी इमारतें बहुत अहम हैं। ये तारीख की दस्तावेज का अर्जी सबूत हैं। लेकिन यहाँ भी तारीखी इमारतों की वही हालत है जैसा रवैया हमारा कौमी सतह पर आसार कदीमा के साथ है। पाकिस्तान के सारे शहरी कमाल हैं, कमाल तारीखी पस मंजर रखते हैं। एबटाबाद एक ऐसा ही शहर है जिसमें सियाहत का अज हद पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये पोटेंशियल तारीखी इमारत की हिफाजत से मशरूत है, माहौलियात को साफ सुथरा रखने से मशरूत है। न जाने हम ये सब कर पाएंगे या नहीं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की अमराज से मुताल्लिक शऊर उजागर करने के लिए हर साल 29 सितंबर को अमराज क़ल्ब का आलमी दिन मनाया जाता है। और बुनियादी मकसद ओबियसली इसके मुताल्लिक इसके हवाले से जो दिल की बीमारियां हैं उनके मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम करना है, इनके बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। जो आलमी इदारा सेहत है उसकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल की आवारिज़ है। हर साल तकरीबन 18.6 मिलियन अफराद, आसान अल्फाज में कहूँ तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के लगभग जो लोग हैं वो दिल के अमराज के बायस जान की बाजी हार जाते हैं। और पाकिस्तान में ये तादाद सालाना 2 लाख तक है और 555 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पे दिल की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो इस दिल के आर्जे का मसला है ये बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा गंभीर भी है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी नहीं है और बहुत सारे लोग इसकी पेचीदगियों की वजह से लुक़मा अजल बन जाते हैं। बिल्कुल, और दिल के अमराज के हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्यों लाहक होते हैं, बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान में इसकी जो रेशो ज़्यादा है उसकी वजूहात क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान फ़हीम मौजूद, माहिर अमराज क़ल्ब में आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज चूँकि वर्ल्ड हार्ट डे है और ये हार्ट डे के हवाले से ऑब्वियसली ये नशिस्त बड़ी ज़रूरी थी कि हम इस पर बात करें। और पाकिस्तान में जिस तरह से हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात की कि जो दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं, इट्स अ बिग नंबर। वजूहात पे या इस दिन के हवाले से अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और इस इम्पॉर्टेंट दिन को हाईलाइट कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में। तो आपने जो सारे स्टेटिस्टिक्स बताए वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पूरी दुनिया में जो हार्ट डिजीज़ है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर जो कॉजेज़ ऑफ डेथ है उसमें शामिल होती है। बट पाकिस्तान में इसका असर और भी बहुत ज़्यादा है और आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लाइफस्टाइल के ऊपर एम्फसाइज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल होती है कि अगर आप परहेज़ और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो ज़्यादातर लोग इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमारे पॉपुलेशन में क्यों ज़्यादा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज ज़्यादा ना करना, खुराक की जो चॉइसेस हैं जो कम उम्र से ही शुरू हो जाती हैं, और खाने पीने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिगरेट नोशी और स्ट्रेस, आबो हवा, ये सब फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में पूछूं आम आदमी के लिए, दिल की बीमारी है क्या? व्हाट यू कॉल अ हार्ट डिजीज? किस सूरत में हम कहेंगे कि हमारा दिल बीमार है, हेल्दी नहीं है? जी, सो ये दो तरह की आई गेस कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो बीमारी है दिल की जो कि दिल की शरियाने या जिनको आम ज़बान में वाल्व कहा जाता है, वो दिल की शरियानों के अंदर रुकावट पैदा होना, और वो रुकावट जो है वो ब्लड क्लॉट भी होता है और वो कोलेस्ट्रॉल की जो तय है वो भी जमती है और वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा ख़राब होती रहती है और अल्टीमेटली इससे फिर लोगों को एंजाइना होता है या हार्ट अटैक होता है और एक वो इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी दिल की बीमारियां जो हैं वो दिल के अंदर पट्टे कमज़ोर हो जाएं या दिल के वाल्व जो दरवाज़ों की तरह होते हैं वो कमज़ोर हो जाएं और उनकी बीमारियां सो ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो दिल की शरियानों की या खून की रवा दवा में रुकावटें पैदा होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ये जो फैक्टर्स जैसे हमने अभी मेंशन किए उनकी वजह से ये बीमारी जो है ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, ज़्यादा कम उम्र पे लोगों को असर करती है। अगर आप डेटा देखें तो
40 साल की कम उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक की परसेंटेज है पर पॉपुलेशन 1000 पीपल, वो पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी दुनिया से। मेरा अगला सवाल भी यही था कि पहले हम सुनते थे कि बहुत लेटर एज में जाके लोगों को हार्ट के मसाइल शुरू होते थे, लेकिन अब हम अपने इर्द गिर्द भी देखें बहुत यंग एज में, आप जिस तरह 40s की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। आप इसकी रीज़न बेसिकली क्या लाइफस्टाइल को ही समझते हैं या वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस या मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें इतनी यंग एज के अंदर? जी, आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया। इसमें जैसे हम आगा खान यूनिवर्सिटी में, आपको मालूम है, रिसर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। सो जो हम 40 साल के कम उम्र की लोगों को कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया की पॉपुलेशन से, तो वो 55 या 60 साल की उम्र के लोगों की जो रिस्क फैक्टर होते हैं बाकी मुल्कों में, वो हमारे 40 और 40 साल के लगभग की जो उम्र के लोग हैं उनमें होते हैं। इसकी वजूहत ज़्यादातर जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अब आप देखें कि शहरों में के अलावा छोटे शहरों में भी फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़ें, गोश्त का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज पे एम्फेसिस कम है, सब्जियां खाने पे, हेल्दी खुराक के ऊपर एम्फेसिस कम है। लोगों की ज़िंदगियां बहुत बिजी हैं। घर पे जिस तरह पुराने ज़मानों में होता था कि सब खाना इकट्ठे घर पे खा रहे हैं, वो अब लंच और डिनर जो है वो ऑन द गो होता है। कभी कोई गाड़ी में खा रहा है, कोई लोगों के घर खा रहा है। एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जो है वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, और वहाँ पे आपको इतना कंट्रोल नहीं होता कि खाने में कितना नमक है या कितना तेल है या आप क्या किस किस्म की खुराक खा रहे हैं। और सिगरेट नोशी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग अब स्मोक करते हैं, वेपिंग का बड़ा रिवाज है। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी असरात की वजह से यंगर एंड यंगर लोगों में ना ज़्यादा वेप का जिक्र किया पैदा हो रहा है। मैं पिछले से देख रहा हूँ कि ये वेपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है यंगस्टर्स के अंदर, और वो इसको सेफ भी कहते हैं। वो कहते हैं कि स्मोकिंग से सेफ है, स्मोकिंग से बेहतर हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हम वेपिंग करते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका और बड़ी महंगी महंगी डिवाइसेस और फ्लेवर्स एंड ऑल इंटरनेशनल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़रा इसको क्लियर कीजिए काइंडली। डू यू थिंक कि इतना नुकसानदेह नहीं है सिगरेट के मुकाबले में वेप? जी, सो वेप एक बड़ा ब्रॉड टर्म है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आ जाती हैं। जैसे आपने मेंशन किया, हर रंग की, हर फ्लेवर की, तरह तरह की डिवाइसेस हैं। अगर आप यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का आप रिकमेंडेशंस देखें तो उन्होंने कुछ मखसूस किस्म के वेप्स का कहा है कि हो सकता है कि वो सिगरेट नोशी से कम हार्मफुल हों लोगों के हार्ट और लंग्स के लिए, लेकिन वो बड़े स्पेसिफिक किस्म के वेप्स हैं। बाय एंड लार्ज कोई ऐसा सॉलिड डेटा नहीं है कि वेपिंग जो है वो सिगरेट नोशी से बेहतर है, और दोनों से जितना परहेज किया जाए उतना ही अच्छा है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, एक और क्वेश्चन ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी को लेके। हम पहले बात कर रहे थे लाइफस्टाइल में हमारी ज़िंदगियों में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। हम शायद ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वी थिंक कि ये हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का एक सोर्स है और इसी में हमारी एक्सरसाइज या प्रॉपर हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर इससे उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को अवॉइड करना है तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या जिम या जो भी आप किस तरह से रिकमेंड करेंगे? जी, सो एक लोगों के मेरे पास भी बड़े मरीज़ आते हैं और हर किस्म के तबके से आते हैं, और उनका एक कॉमन सवाल यही होता है कि हमारा जी काम बड़ा मुश्किल है, हम सारा वक्त चलते रहते हैं काम पे, बैठने का काम नहीं है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि जितना आप काम पे चलेंगे, एक्टिव होंगे, वो काउंट करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ। लेकिन स्पेसिफ़िकली आपकी हार्ट की सेहत के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप एक सस्टेन्ड लगातार 25 से 30 मिनट रोज़ कोई एक्सरसाइज करें। उसमें बेशक आप वॉक करें या आप किसी जिम में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आपकी 25 से 30 मिनट के लिए हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो और वो तेज़ रहे कुछ इस टाइम के लिए। तो उससे दिल को जितना फ़ायदा होता है वो उससे नहीं होता जो आप जैसे काम के ऊपर एक मंजिल सीढ़ी चढ़े और फिर जाके बैठ गए। वो हेल्प करता है लेकिन उतना नहीं जितना एक सस्टेन रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं डॉक्टर साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ के दिल में सुराख है, हार्ट डिजीज़ बच्चों के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इन स्पेसिफिक अगर मैं ये सवाल बच्चों के हवाले से आपसे पूछूं, किस किस्म की दिल की बीमारियां हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं और क्या ये मौरूसी होती हैं, इनसे बचा जा सकता है?
जी ये बहुत ज़रूरी सवाल है ये, बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी और बाकी दुनिया की रिसर्च ने ये बहुत क्लियरली शो किया है कि जो वालदा की हेल्थ है और अपना उनकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उतने ही हेल्दी होंगे। तो ये बच्चों की दिल की बीमारियां दो वजूहत से होती हैं। अगर वालदा को हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर की मरीज़ होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, तो ये चीज़ें आगे जा के उनके पैदा होने वाले बच्चे को भी असर करती हैं और पहले दिन से ही उनके लिए ये हार्ट की प्रॉब्लम्स और बाकी सेहत की प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बाकी जिस तरह अगर मेल नरिशमेंट है या वज़न कम है वालदा का, या वो भी सिगरेट नोशी करती हैं या खुराक ठीक नहीं है, तो वो बच्चे भी दिल की बीमारियों के साथ काफ़ी हद तक पैदा होते हैं। अगर आप देखें तो अभी भी जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो दुनिया की हाईएस्ट तरीन में शुमार की जाती है और उसकी ज़्यादा वजह वालदा की हेल्थ है। सो जो अगर हम इसके अलावा भी देखें तो औरतों के अंदर हार्ट डिजीज़ पूरी दुनिया में अंडर डायग्नोज्ड होती है। तो इवन जो अमेरिका या यूरोप में आप देख लें तो औरतों में क्लियरली शो किया गया है कि वो उन्हीं सिम्टम्स के साथ, उसी मसले के साथ आती हैं जो मर्द के साथ आते हैं, लेकिन उनको उतनी अटेंशन नहीं मिलती। सो हमारी सोसाइटी में ये और भी ज़्यादा है कि औरतों के पास एक्सेस नहीं है कि वो अस्पताल तक पहुँच सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की मुख्तलिफ हैं, उनकी सिम्टम्स को शायद इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये जनरली एक प्रॉब्लम जब तक हम अपनी औरतों को और माँओं और बहनों को और बेटियों को, जो कि 50% से ज़्यादा है पॉपुलेशन की, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हार्ट डिजीज़ का मसला हमारे पॉपुलेशन से कम नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साथ साथ अगर हम हार्ट अटैक की सूरत में अगर खुदा न खास्ता हम अपने इर्द गिर्द किसी को कोई ऐसा सिम्टम फील होता है, पे वो सिम्टम भी हम चाहेंगे आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब एक बंदे को किसी तरह का हार्ट अटैक या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, और ऐसे में फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो आप रिकमेंड करेंगे? जी देखिए जी, एक तो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि आप किताबों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि दिल के अंदर, छाती के अंदर दबाव होता है, प्रेशर महसूस होता है, लगता है कोई सीने पे बैठा हुआ है। वो हो सकता है कि आपके जबड़े तक जाए या दोनों कंधों तक जाए, हो सकता है कि साथ सांस फूले, पसीने आए, मतली की फीलिंग हो, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों कभी भी, तो आपको फ़ौरन अपने करीबी तरीन हस्पताल जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए और चेकअप होने के लिए। लेकिन हर किसी को इतना ना मोहलत मिलती है, ना सिम्टम्स इतने वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। कई केसेस में हमारे पास मरीज़ आते हैं जो सोचते हैं कि उनको तेज़ाबियत की फीलिंग थी, पूरी रात वो सौंफ का पानी पीते रहे या कोई और दवाई एंटासिड जो है वो लेते रहे और सुबह पता चलता है जब अस्पताल आए कि वो तेज़ाबियत नहीं थी, वो हार्ट अटैक हो रहा था। इसलिए आपको रूटीन के अलावा कोई भी आपके छाती या पर पेट के एरिया में ऐसे सिम्टम हो, दर्द, दबाव, बर्निंग हो, सांस फूले, पसीने आए, तो सेफेस्ट चीज़ तो ये है कि आप चेकअप कराएं, क्योंकि जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आपकी 35 साल से ज़्यादा उम्र है हमारे मुल्क में तो आप एट रिस्क हैं हार्ट डिजीज़ के लिए और हार्ट अटैक के लिए। तो आप डॉक्टर साहब इलाज के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप चूँकि ख़ुद आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है, बहुत मुमताज़ इदारा है पाकिस्तान का, विद दैट और भी अच्छे इदारे हैं जो कि हार्ट के अंदर या इसको क्योर करने के लिए अच्छा काम करें। हम कहाँ स्टैंड करते हैं जी वर्ल्ड वाइड, चूँकि इट्स इंटरनेशनल डे और ये फिनोमिनन भी इंटरनेशनल, या हम अगर हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करें, पाकिस्तान या पाकिस्तान का शोबा तिब कहाँ स्टैंड करता है हार्ट डिजीज़ को लेकर उनके इलाज के लिए इस वक्त? जी देखिए जी, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें कि जब मरीज़ उस स्टेज पे पहुंच गया है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है या उनकी कोई कॉम्प्लिकेटेड हार्ट का मसला पैदा हो चुका है, तो उसमें तो हम बड़े अच्छे हैं। आगा खान के अलावा आपको जैसे मालूम है सिंध में, पंजाब में, पूरे मुल्क में अब ऐसे इदारे हैं जो कि एक्यूट केयर, हार्ट अटैक केयर वो डिलीवर कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी भी बड़ी अच्छी तरह बहुत सारे सेंटर्स में हो रही है। बट हमारा मसला वो नहीं है, हमारा मसला वो करोड़ों लोग हैं जो एट रिस्क हैं ऑफ हार्ट डिजीज़, और उसमें हम बहुत पीछे हैं। जो प्रिवेंशन है हार्ट डिजीज़ की, जिसमें हम कम पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा लोगों को असर कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। जो एक्सपेंसिव एंड है हार्ट डिजीज़ की केयर का, जिसमें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, उसमें हम एट पार या ऑलमोस्ट एट पार हैं बाकी दुनिया के साथ।
सो एम्फोसिस जो है वो प्रिवेंशन पे, रिस्क रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी बेहतर लाइफस्टाइल और सेहत को अपनाने पे ये गोल होना चाहिए और इस पे हमारे ज़्यादा एम्फोसिस होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एट द एंड हम इस हवाले से भी बात करेंगे डॉक्टर साहब कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का इशू हो गया है और कोई सिवियर हुआ है या कोई मेजर इशू है, तो क्या सिर्फ ऑप्शन बाईपास होता है या उसका सर्जरी होता है, या उसके अलावा भी दीगर ऑप्शंस हैं हमारे मेडिकल इस सिस्टम में कि हार्ट की कोई भी ऐसी डिजीज़ उसको क्योर किया जा सके? जी देखें, बाईपास सर्जरी अभी भी है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि बाईपास सर्जरी के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जिस तरह टांग के ज़रिए जाके एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, स्टेंट डाले जा सकते हैं। अब डिवाइसेस हैं जिससे दिल की शरियानों को अप्रोप्रिएट पेशेंट्स के अंदर क्लियर आउट किया जा सकता है, ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, फ़ायदा उठाते हुए इन दी एंड आप जो लोग आपको देख रहे हैं फॉर द मैसेज अवेयरनेस, कुछ भी कहना चाहें आज इस दिन के हवाले से आप? जी देखिए, जो लोगो है वर्ल्ड हार्ट डे का वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, और उसका मतलब ये है कि आप अपने दिल का भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी एडवाइस करें कि वो अपना लाइफस्टाइल पे मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि आप एक्सरसाइज करें, खाने पीने में अच्छी चॉइसेस अपनाएं और सिगरेट नोशी से परहेज करें, तो आप एक बड़ी अच्छी फुलफिलिंग और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उस्मान फ़हीम हमारे साथ मौजूद थे आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, क्योंकि आज वो हार्ट डे है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें आप, ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेशो है, इसको अवॉइड करने के लिए आप यही कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, एहतियात करें, अपने दिल का ख्याल रखें और दूसरों के दिल का भी ख्याल रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से हम बात कर रहे थे और फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसके लिए खुशी हमारे साथ आ चुकी हैं। जी खुशी। थैंक यू अर्मिला। आज अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, जिसमें विल डू आर्म्स भी, शोल्डर्स भी एंड बैक भी। सो वन ईच एक्सरसाइज एक एक बताऊंगी ईच मसल की। फर्स्ट विल डू इज़ कि हमने ट्राइसेप से स्टार्ट करना है। ट्राइसेप किक बैक्स, एज यू एक्सटेंड योर आर्म्स, आपने नी एल्बोज जैसे स्ट्रेट करना है, आपने ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन, एज यू एक्सटेंड यू ब्रीद आउट। इसके आपने एटलीस्ट 15 to 20 reps करने हैं, 3 to 4 sets. And second exercise would be temple bicep curls, prayer bicep curls. Breathe in, breathe out, breathe in, keep your stomach tight, hips tight, and keep your back straight. Breathe in as you pull the weight up, breathe out as you flex. And second, for the back, we'll do bend over rows, punch down and pull the weight up, retract your scapula and then pull and squeeze your back. Breathe out, breathe in, punch down. मेरी बैक को closely देखें मैं क्या कर रही हूँ, stretch and retract and squeeze. Breathe in and breathe out. Now shoulder की मैं आपको दो exercise बताऊंगी. It would be like combo of two exercises, front and side and relax. Front raises, lateral and relax. Okay, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax. हर एक्सरसाइज की आपने 15 to 20 reps करने हैं and at least 3 to 4 rounds. ये शोल्डर की भी थी, आर्म्स की भी थी, बैक की भी थी, एक एक एक्सरसाइजेस थी. So you can try this at home. And I'll see you next Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे हमारी मुलाकात हुई कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।